गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स। लास्ट क्लास में हम सीए इंटर का डायरेक्ट टैक्स पढ़ रहे थे। इसमें हमने अब तक टोटल आपके जो हैं 5 लेक्चर अपलोड कर दिए हैं। इसमें बेसिक कॉन्सेप्ट हम फर्स्ट चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे। लास्ट क्लास में पर्सन की डेफिनेशन पढ़ रहे थे। पर्सन की डेफिनेशन सेक्शन 2 सबसेक्शन 31 में दी गई है इनकम टैक्स में। इसमें हमने इंडिविजुअल को समझ लिया था, नेचुरल पर्सन को इंक्लूड होता है। इसमें हम एचयूएफ पढ़ चुके थे कि हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली क्या होती है। अब नेक्स्ट है इसमें थर्ड पॉइंट, कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 17। कंपनी भी पर्सन है, यानी अगर आप कंपनी चलाते हैं, कोई पब्लिक है, प्राइवेट है, गवर्नमेंट कंपनी है, इनको भी टैक्स देना होता है। तो कंपनी को भी डिफाइन किया गया है इनकम टैक्स एक्ट में। हो सकता है कंपनी एक्ट में इसकी अलग डेफिनेशन हो, पर ये इनकम टैक्स आप पढ़ रहे हैं, इनकम टैक्स में कंपनी को अलग से डिफाइन किया गया है। कुछ और भी चीज़ें इसमें कंपनी में इंक्लूड की गई हैं, वो आप समझ लेते हैं। फॉर ऑल पर्पज ऑफ द एक्ट, इस एक्ट के सारे पर्पज़ के लिए द टर्म कंपनी हैज़ मच वाइडर कॉनोटेशन देन दैट अंडर द कंपनीज एक्ट, यानी जो कंपनीज एक्ट में बताया गया उससे वाइड डेफिनेशन यहाँ पर दी गई है। कंपनीज एक्ट में तो केवल इतना ही लिखा हुआ है, कंपनी विच इज़ रजिस्टर्ड अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। और अब कौन सा कंपनीज एक्ट आ गया 2013। या तो कंपनी एक्ट, कंपनी क्या है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में उससे पहले किसी एक्ट में रजिस्टर्ड हो। पर इनकम टैक्स में एक वाइड कॉनोटेशन है, एक वाइड मीनिंग दिया गया है कंपनी का, ये लोग कंपनी में इंक्लूड होंगे। अंडर द एक्ट द एक्सप्रेशन कंपनी मीन्स, कंपनी का क्या मतलब है, एनी इंडियन कंपनी एज डिफाइंड इन सेक्शन 2 सबसेक्शन 26। अभी आप पढ़ेंगे कि इंडियन कंपनी क्या होती है आगे। तो हर इंडियन कंपनी को कंपनी मानेंगे इनकम टैक्स वाले, जो सेक्शन 2 सबसेक्शन 26 में डिफाइन है। एनी बॉडी कॉर्पोरेट इनकॉर्पोरेटेड, बॉडी कॉर्पोरेट समझते हैं, आपका सी इंस्टीट्यूट आप देखते हैं नीचे, एक बॉडी कॉर्पोरेट एक इंस्टीट्यूशन है। और अंडर द लॉ ऑफ अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, इनकॉर्पोरेटेड मतलब रजिस्टर्ड हुआ है वो बॉडी कॉर्पोरेट। अब और अंडर एनी लॉ ऑफ आउटसाइड कंट्री आउटसाइड इंडिया, तो भारत में रजिस्टर्ड हुआ है, भारत के बाहर, दैट इज सॉरी बाय और अंडर द लॉ ऑफ आउटसाइड कंट्री। अगर आउटसाइड कंट्री की बात है तो उसे हम फॉरेन कंपनी मानेंगे डायरेक्ट टैक्स वाले, यानी इनकम टैक्स की बात कर रहे हैं आप। यानी ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट, कोई भी ग्रुप और कोई एसोसिएशन जो बाहर, इंडिया के बाहर किसी लॉ में रजिस्टर्ड है, तो उसे आप फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं, वो फॉरेन की बात कर रहे हैं। थर्ड, एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, एसोसिएशन और बॉडी विच इज़ असेसेबल, जिसकी इनकम कैलकुलेट की जा रही है और असेस किया जा रहा है एज ए कंपनी के तौर पे माना जा रहा है उसको, फॉर एनी असेसमेंट ईयर अंडर द इंडियन इनकम टैक्स एक्ट 1922, पुराना इनकम टैक्स है जो उस 1922 का था। और फॉर एनी असेसमेंट ईयर कमेंसिंग ऑन और बिफोर 1 अप्रैल 1970 अंडर द प्रेजेंट एक्ट, यानी 1970 से पहले या 1922 के अकॉर्डिंग किसी इंस्टीट्यूशन को अगर कंपनी माना जा रहा है, उसे कंपनी के तौर पे उसकी इनकम असेस की जा रही, कैलकुलेट की जा रही है, तो उसे कंपनी माना जाएगा। एनी इंस्टीट्यूशन, कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई एसोसिएशन, ग्रुप और बॉडी, वेदर इनकॉर्पोरेटेड, चाहे वो रजिस्टर्ड हो और नॉट, चाहे रजिस्टर्ड ना हो, इनकॉर्पोरेट मतलब रजिस्टर्ड हो किसी लॉ में, एंड वेदर इंडियन और नॉन इंडियन, चाहे वो इंडियन हो या भारत के बाहर का हो, विच इज़ डिक्लेयर, जिसे डिक्लेयर किया जाता है बाय अ जनरल और स्पेशल ऑर्डर, कोई जनरल या स्पेशल ऑर्डर निकाला जाता है, स्पेशल ऑर्डर एक्सेप्शन सर्कमस्टेंसेस में निकाला जाता है, ऑफ द सीबीडीटी, सीबीडीटी सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स, टू बी अ कंपनी, वो कंपनी मान रहा है उस इंस्टीट्यूशन को। यानी आपका सी इंस्टीट्यूट को भी कंपनी, सीबीडीटी चाहे तो कंपनी डिक्लेयर करके उस पर कंपनी के प्रोविजन के अकॉर्डिंग टैक्स लगा सकता है एज पर इनकम टैक्स। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है जिसे सीबीडीटी ने कंपनी डिक्लेयर कर दिया हो फॉर सच असेसमेंट ईयर एज में भी स्पेसिफाई, उतने सालों के लिए जो स्पेसिफाई करेगा, 2 साल 3 साल, कितने सालों के लिए आप डिक्लेयर कर रहे हैं इन द सीबीडीटी ऑर्डर। यानी कंपनी का मतलब ब्रॉड है, जो कंपनीज एक्ट 2013 में लिखा हो गया उससे ज़्यादा यहाँ पे कंपनी है। एक इंडियन कंपनी को कंपनी माना इनकम टैक्स वालों ने। ऐसा कोई भी बॉडी कॉर्पोरेट जो इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड है, वो फॉरेन कंपनी बोल सकते हैं आप उसको। कोई भी इंस्टीट्यूशन, कोई बॉडी जिसे जो पुराना इनकम टैक्स एक्ट था 1922 या 1970 से पहले जिसे कंपनी ट्रीट किया जा रहा था, वो कंपनी होगा। या 4 पॉइंट में लिखा गया सीबीडीटी के पास पावर है कि वो किसी भी इंस्टीट्यूशन या ग्रुप को, बॉडी को डिक्लेयर कर सकता है एज ए कंपनी, और जो कितने नंबर ऑफ ईयर तक डिक्लेयर करेगा वो अपने ऑर्डर में स्पेसिफाई करेगा। अब ये जो बताया इन्होंने यहाँ डिटेल में समझाने के लिए आपको नीचे दे रखा है, क्लासेस ऑफ कंपनी एज पर इनकम टैक्स। डोमेस्टिक कंपनी सेक्शन 2 सब सेक्शन 22A। डोमेस्टिक कंपनी का मतलब हुआ एक ऐसी कंपनी, इस इंडियन कंपनी की बात नहीं हो रही। डोमेस्टिक कंपनी जैसे मान लीजिए किसी, कोई एक्स लिमिटेड है, एक्स लिमिटेड एक कंपनी है, ठीक है, ये यूएसए की कंपनी, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, अमेरिकन कंपनी है यहाँ पर।
यूएसए की। अब इसने इंडिया में कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रखी, कुछ भी मान लीजिए कोई प्रॉपर्टी है इसके पास, कोई इनकम सोर्स है इंडिया में, और उस प्रॉपर्टी से इस इनकम हो रही है 5 करोड़ की, इस एक्स लिमिटेड कंपनी को, जो कि अमेरिकन कंपनी है, यूके में रजिस्टर्ड है, और इंडिया में से 5 करोड़ की इनकम हो रही है। तो अभी आप आगे पढ़ेंगे, पर इतना तो समझ ही गए होंगे शायद कि जो अगर आप किसी देश में कमाते हैं तो टैक्स वहीं पे करना होगा। ऐसा थोड़ी होगा वो टैक्स बिना टैक्स लिए आपको वो इनकम वहाँ से ले जाना थी, क्योंकि ये अमेरिकन कंपनी है। तो जो 5 करोड़ रुपीज़ इंडिया में अर्न कर रही है अपने देश लेके जाएगी, ट्रांसफ़र करेगी अमाउंट अपनी कंट्री में, ठीक है। पर टैक्स तो लिया जाएगा ना इंडियन गवर्नमेंट को, इंडियन गवर्नमेंट टैक्स तो लेगी। कोई भी गवर्नमेंट बिना टैक्स दिए अपना पैसा उस कंट्री से बाहर थोड़ी जाने देगी, तो इस पर टैक्स भी लगेगा। इस 5 करोड़ की इनकम पे टैक्स पे करना होगा एक्स लिमिटेड को। अभी कंपनी है तो ये डिविडेंड डिक्लेयर करती है, आप पढ़ चुके हैं। डिविडेंड एक वर्ड होता है जो शेयर के लिए यूज़ किया जाता है। अगर आपके पास शेयर है किसी कंपनी के और वो कंपनी प्रॉफिट में आपको हिस्सा दे रही है तो उसे आप डिविडेंड बोलते हैं। जैसे लोन पे इंटरेस्ट मिलता है, शेयर पे क्या मिलता है, डिविडेंड मिलता है। रिटर्न हो गया एक तरह से कि आपने जो अमाउंट इन्वेस्ट किया उस कंपनी में, ऐसे कंपनी आपको प्रॉफिट में हिस्सा दे रही है, डिविडेंड बोला जाता है, उसे डिक्लेयर करती है कंपनी। तो ये जो कंपनी है वो जो इंडिया में इनकम हुई ना, इससे डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। इंडियन कंपनी, ये जो एक्स लिमिटेड कंपनी है, इसे इंडिया में जो इनकम हुई उसमें से ही ये डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है कि हम इतना डिविडेंड देंगे शेयर होल्डर को। अब चाहे वो इंडियन शेयर होल्डर की बात कर रही है चाहे फॉरेन शेयर होल्डर की, इससे मतलब नहीं है। वो इंडिया में जो इनकम हुई है उसी से डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है। तो भले ही ये फॉरेन कंपनी है, इसका रजिस्ट्रेशन कहाँ हुआ है, अमेरिका में, पर इसे इंडियन कंपनी मान लिया जाएगा। यानी क्या समझ में आया, अगर कोई कंपनी इंडिया में जो इनकम अर्न कर रही है उसी में से डिविडेंड डिक्लेयर करती है, उसी टैक्सेबल इनकम में से डिविडेंड की डिक्लेरेशन करती है, तो वो कंपनी कहीं पे भी रजिस्टर्ड हो उसे इंडियन कंपनी यानी डोमेस्टिक कंपनी माना जाएगा, उसे डोमेस्टिक घरेलू कंपनी ट्रीट किया जाएगा। पढ़ लें। सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 है, इट मीन्स एन इंडियन कंपनी। इंडियन कंपनी तो ऑब्वियसली इंडिया में डिक्लेयर करेगी डिविडेंड। आप कंपनीज एक्ट पढ़ रहे हैं या पढ़ रहे होंगे, 11th-12th क्लास में पढ़ा था कि हर कंपनी का, अगर आप इंडिया में कंपनी खोलते हैं तो आपको रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में बनाना पड़ता है, और जो डिविडेंड डिक्लेयर होता है वो रजिस्टर्ड ऑफिस में ही होता है। तो हर इंडियन कंपनी तो डोमेस्टिक कंपनी होगी क्योंकि वो इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करेगी। वो डिविडेंड डिक्लेयर कहाँ पे होता है, हेड ऑफिस या रजिस्टर्ड ऑफिस पे। एनी अदर कंपनी में कोई भी कंपनी आ सकती है विच इन रिस्पेक्ट ऑफ इट्स टोटल इनकम लायबल टू इनकम टैक्स, जिसपे इनकम, उस इनकम की बात हो रही है जिसपे इनकम टैक्स देना है, हैज़ मेड द प्रिस्क्राइब अरेंजमेंट फॉर डिक्लेरेशन एंड पेमेंट ऑफ डिविडेंड। वो उसी इनकम में से डिविडेंड देने के लिए घोषणा कर रही है, डिक्लेयर कर रही है और पेमेंट कर रही है, इंक्लूडिंग डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर की बात होगी, विद इन इंडिया, भारत में, पेबल आउट ऑफ सच इनकम। यानी जो डिविडेंड दिया जाएगा, जो भारत में उसने इनकम कमाई जिस पे वो इनकम टैक्स पे करने के लिए लायबल है, उसी इनकम में से वो इनकम डिक्लेयर कर रही है, तो वो डोमेस्टिक कंपनी होगी। यानी फॉरेन कंपनी भी अगर इंडिया में डिविडेंड डिक्लेयर करती है, जो इनकम उसने इंडिया से कमाई उसी में से, तो भले ही वो फॉरेन कंपनी है पर उसे डोमेस्टिक कंपनी ट्रीट किया जाएगा एज पर इनकम टैक्स एक्ट सेक्शन 2 सबसेक्शन 22 में ये लिखा गया है। अब इंडियन कंपनी क्या होती है, तो बहुत ईजी, जो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड हो इंडिया के। इंडियन कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 26, 2 कंडीशन शुड बी सेटिस्फाइड सो दैट अ कंपनी कैन बी रिगार्डेड एज एन इंडियन कंपनी। ये दोनों शर्तें पूरी होने पर वो इंडियन कंपनी बन जाएगी। द कंपनी शुड हैव बीन फॉर्म्ड, बनी है, एंड रजिस्टर्ड, उसे रजिस्टर्ड किया गया अंडर द कंपनीज एक्ट 1950। ये पुराना है, इसकी जगह नीचे इस पे स्टार 2 लिखा हुआ है, तो नीचे लाइन दे रखी इन्होंने, नाउ कंपनीज एक्ट 2013 हो चुका है। यानी जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले कोई एक्ट था भारत में, उस एक्ट में रजिस्टर्ड है कोई कंपनी तो वो इंडियन कंपनी है। और रजिस्टर्ड ऑफिस और द प्रिंसिपल ऑफिस, जो मेन ऑफिस, प्रिंसिपल ऑफिस मतलब हेड ऑफिस ऑफ द कंपनी शुड बी इन इंडिया। ऑब्वियसली इंडियन कंपनी है तो उसका हेड ऑफिस इंडिया में होगा, किसी भी शहर में, किसी भी टाउन या गाँव में हो सकता है, इससे फर्क नहीं है, पर इंडिया में होना चाहिए। The expression Indian company also include the following provided the register principal office in India। ये कंपनियां भी इंडियन कंपनी मानी जाएंगी, ये लोग भी इंडियन कंपनी माने जाएंगे जो आप पढ़ने जा रहे हैं, इनका रजिस्टर्ड ऑफिस इंडिया में होना चाहिए। पहला कॉरपोरेशन, हाँ इससे संबंधित वैसे आपको आता होगा, 11th-12th से आप पढ़ रहे हैं, कोई नई चीज़ नहीं बताई जा रही, पर एक बार आप नॉलेज रिवाइज कर लें। कंपनी होता है एक वर्ड, तो कंपनी, एक वर्ड होता है कॉरपोरेशन, जैसे LIC, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, LIC कॉरपोरेशन वर्ड लग रहा है। LIC भी शेयर इशू करती है, कंपनियां भी शेयर इशू करती, पब्लिक कंपनी।
इनकी भी ये भी परपेचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर अलग होते हैं, कंपनी अलग होती है, कॉरपोरेशन को भी अलग माना जाता है। तो फ़र्क क्या हुआ, जब सारे कैरेक्टरिस्टिक सेम ही हैं कंपनी और कॉरपोरेशन में, तो फ़र्क क्या हुआ, फ़र्क है कंपनी पे, जो पब्लिक कंपनी है उन पे कौन सा एक्ट लगता है, कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट 2013, ऐसे पहले कोई एक्ट था वो लगेगा। पर कॉरपोरेशन क्या स्पेशल एक्ट के थ्रू बनाए जाते हैं, यानी कॉरपोरेशन के लिए अलग से एक्ट बनाया जाता है। अगर गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने बनाया है तो पार्लियामेंट में पास होगा वो एक्ट, और अगर स्टेट गवर्नमेंट बना रही है तो स्टेट लेजिस्लेचर, जो स्टेट की विधानसभा है, वहाँ पे पास होगा। यानी कॉरपोरेशन के लिए अलग से एक एक्ट बनाना पड़ता है। इस पर कंपनीज एक्ट अप्लाई नहीं होता, इस पर खुद का ही एक्ट अप्लाई होता है। जैसे आरबीआई है तो आरबीआई का अलग से एक्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट 1934, एलआईसी का अलग से एक्ट है, स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का अलग से एक्ट है। तो दोनों में सेम कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। कॉरपोरेशन में ये भी शेयर इशू कर सकता है, इसकी भी सेपरेट एंटिटी होती है, मेंबर अलग होते हैं, पर इनके लिए अलग से एक स्पेशल एक्ट बनाया जाता है और उस पर वही एक्ट अप्लाई होता है। कंपनी पे कंपनीज एक्ट अप्लाई होगा, जैसे टाटा रिलायंस लिमिटेड, ये कोई अलग से कोई इनके लिए एक्ट नहीं है। इन पे नॉर्मल कंपनीज एक्ट 1956 या 2013 जो हो गया वो अप्लाई होता है, पर कॉरपोरेशन के लिए अलग से एक्ट होता है। तो कॉरपोरेशन भी कंपनी ही होता है। कॉरपोरेशन स्टैब्लिश बाय, जिसे स्टैब्लिश किया गया है निगम को, बाय और अंडर अ सेंट्रल, या तो कोई केंद्र सरकार ने बनाया है, स्टेट कोई स्टेट का, प्रोविंशियल, पहले आज़ादी से पहले की बात है, फ्रीडम से पहले इंडिया में रियासतें होती थी। प्रोविंशियल मतलब रियासतें, से मैसूर रियासत हो गई, मारवाड़ रियासत हो गई, रियासत राजाओं के कानून होते थे, या उसके अकॉर्डिंग कोई अभी भी चल रहा है वो कॉरपोरेशन। लाइक फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो सकता है, स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन एक्सेट्रा, एलआईसी हो गया, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो ये भी कंपनी है। एन इंस्टीट्यूशन और एसोसिएशन बॉडी विच इज डिक्लेयर्ड बाय बोर्ड, बोर्ड का मतलब यहाँ पे क्या है, पूरे इनकम टैक्स में जहाँ पे बोर्ड लिखा है उसका मतलब होता है सीबीडीटी, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, जिसे बोर्ड ने कंपनी डिक्लेयर कर दिया गया और टू बी कंपनी अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 क्लॉज 4 आपको दे रखा है। यानी कोई भी इंस्टीट्यूशन हो सकता है, कोई बॉडी हो सकती है, जैसे सी इंस्टीट्यूट है आपका, सीएम इंस्टीट्यूट है, कंपनी सेक्रेटरी इंस्टीट्यूट है, ये बॉडी, इन्हें भी बोर्ड चाहे तो कंपनी डिक्लेयर कर सकता है सेक्शन 2 सबसेक्शन 17 के अकॉर्डिंग। अ कंपनी फॉर्म, एक कंपनी बनी है एंड रजिस्टर्ड हुई है अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के तहत, रिलेटिंग टू कंपनी, जो कि कंपनियों से संबंधित है, विच वॉज, जो कि था, और इज इन फोर्स, अभी भी चल रहा है, इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया, इन ऐसा कोई भी कानून जो कंपनियों के लिए बना, जैसे 1956 का में बनी थी कोई कंपनी, वो वॉज था, वो कंपनी फॉर्म हुई थी, वॉज मतलब 1956 एक्ट तो बंद हो चुका, अब 2013 आ गया, पर वो एक्ट था और 2030 तो चल ही रहा है, तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग आपने कोई कंपनी खोली है। अदर देन जम्मू एंड कश्मीर की बात नहीं, यूनियन टेरिटरी मेंशन सब क्लॉज 5 में मेंशन करेंगे, उनके अलावा तो जम्मू कश्मीर को पहले स्पेशल स्टेट कहा जाता था, उसके लिए अलग रूल बनते थे। इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड हुई है अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग इन फोर्स इन जम्मू एंड कश्मीर, अगर कोई जम्मू कश्मीर में जब कोई स्पेशल स्टेट का दर्जा था, उसे वो खुद कोई कानून बनाता था वहाँ का राज्य सरकार, तो वहाँ पे कोई कंपनी फॉर्म हुई है जम्मू कश्मीर के कानून के अकॉर्डिंग, तो वो भी कंपनी है, इंडियन कंपनी। फिफ्थ, इन केस ऑफ एनी ऑफ द यूनियन टेरिटरी ऑफ दादर नागर हवेली यूनियन टेरिटरी है, दमन एंड दीव, पौंडीचेरी और स्टेट ऑफ गोवा, अ कंपनी फॉर्म एंड रजिस्टर्ड अंडर एनी लॉ, किसी भी कानून के अकॉर्डिंग कोई कंपनी बनी थी या रजिस्टर्ड हुई थी, फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स, जो कि चल रहा था, इन दैट यूनियन टेरिटरी स्टेट में रिस्पेक्टिवली, यानी कोई भी कंपनी फॉर्म हुई है जम्मू कश्मीर के कोई कानून के अकॉर्डिंग या यूनियन टेरिटरी के अकॉर्डिंग, तो वो भी कंपनी माना जाएगा। तो ये इंडियन कंपनी का टॉपिक था। इसे बस एक दो बार आपको पढ़ना है। इंडियन कंपनी जनरली वही होती है जिसका हेड ऑफिस इंडिया में होता है, और जो कंपनीज एक्ट 2013 है, इससे पहले जो 1956 था या उससे पहले भी कोई एक्ट था प्रोविंशियल एक्ट, उसके अकॉर्डिंग रजिस्टर्ड है, तो वो इंडियन कंपनी मानी जाएगी। अब फॉरेन कंपनी की डेफिनेशन दी गई। फॉरेन कंपनी क्या होगी, सेक्शन 223, फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी। तो हमसे पूछ लेते, फालतू में डेफिनेशन बना दी, ये तो ईजी है भाई, जो कंपनी वो डोमेस्टिक नहीं है वो फॉरेन कंपनी है, सिंपल, ठीक है। तो इसे शॉर्ट में बता रखा है, क्लासिफिकेशन कंपनी एक डोमेस्टिक होती है, एक फॉरेन होती है। हर इंडियन कंपनी डोमेस्टिक तो होगी, डोमेस्टिक कंपनी में इंडियन कंपनी इंक्लूड होगी। और कंपनी, ऐसी कोई भी कंपनी विच हैज़ मेड अरेंजमेंट, जिसने ऐसी घोषणा की है, फॉर डिक्लेयरिंग एंड पेइंग डिविडेंड, जो कि डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, पे कर रही है विद इन इंडिया, भारत में, आउट ऑफ इनकम चार्जेबल टू टैक्स इन इंडिया, भारत में जो इनकम कमाई है उसी में से वो इनकम डिक्लेयर कर रही है, जिस पर उसे टैक्स देना है उस इनकम पे, उसी में से वो डिविडेंड डिक्लेयर कर रही है, तो भी वो डोमेस्टिक कंपनी मानी जाएगी।
फॉरेन कंपनी कौन सी हो गया? कंपनी विच इज़ नॉट अ डोमेस्टिक कंपनी, जो कंपनी फॉरेन कंपनी वो है जो डोमेस्टिक कंपनी नहीं है। तो पर्सन की डेफिनेशन में एक तो इंडिविजुअल हो गया, नेचुरल पर्सन, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली और कंपनी। नेक्स्ट डेफिनेशन पे हम आगे बढ़ते हैं। पार्टनरशिप फर्म यानी फर्म की बात की जाए, सेक्शन 2 सबसेक्शन 23। पार्टनरशिप फर्म तो आप समझते हैं, सभी पार्टनर्स को कॉमनली फर्म बोला जाता है। जैसे ABC, जैसे मान लीजिए 3 लोगों ने मिलकर कोई फर्म खोली, पार्टनरशिप फर्म ABC, तो ये तीनों इंडिविजुअली तो पार्टनर कहलाएंगे, पर ये इन्हें कंबाइंड तौर पे क्या बोला जाएगा? फर्म। तो सभी पार्टनर्स को कंबाइंड तौर पे क्या बोलते हैं? फर्म। जैसे मैं इनसे डील कर रहा हूँ, इनकी फर्म से सामान खरीद रहा हूँ, तो मैं ये थोड़ी बोलूँगा मैं A से सामान खरीद रहा हूँ, B से खरीद रहा हूँ या C से खरीद रहा हूँ। मैं क्या बोलूँगा? मैं फर्म से सामान खरीद रहा हूँ। तो सभी पार्टनर्स को कॉमनली क्या बोला जाता है? फर्म बोला जाता है। और फर्म दो हो गए हैं। एक तो होती है जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 लगता है जिसपे, और एक होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट लगता है 2008। तो फर्म की लायबिलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी भी हो सकती है फर्म की। अब लिमिटेड लायबिलिटी तो समझते हैं, लायबिलिटी दो तरह की होती है, एक तो अनलिमिटेड और एक लिमिटेड। लिमिटेड लायबिलिटी का मतलब क्या हुआ सर कि मान लीजिए आपकी फर्म है, आपके लोन हो गए हैं 2 करोड़ के और असेट है केवल 50 लाख की। आपके पास अब पेइंग कैपेसिटी नहीं है, आपके पास पैसे नहीं है और कोई उम्मीद भी नहीं है फ्यूचर में आने की, तो आपकी फर्म को जो कोर्ट है वो दिवालिया घोषित कर देगा, इंसॉल्वेंट घोषित कर देगा। तो फिर 50 लाख असेट में से 2 करोड़ का पेमेंट तो हो ही नहीं पाएगा, तो 1.5 करोड़ कम पड़ जाएंगे, 1.5 करोड़ रुपये कम पड़ गए। तो इसके लिए अब A और B दो पार्टनर थे इस फर्म में, 1.5 करोड़ रुपये कम पड़ गए। तो इन पर A की पर्सनल प्रॉपर्टी है 5 करोड़ की, B की पर्सनल प्रॉपर्टी 7 करोड़ की, तो इनकी प्रॉपर्टी बेच के पैसा रिकवर हो सकता है क्या? नहीं। अगर लिमिटेड लायबिलिटी है तो आपकी पर्सनल असेट नहीं बिकवाई जाएंगी ऑनर की, जो बिजनेस असेट बेच के जो पैसा आएगा उसी से लोन का पेमेंट किया जाएगा, क्रेडिटर्स का पेमेंट किया जाएगा, क्योंकि लायबिलिटी लिमिटेड थी। कंपनी में ऐसे होता है, कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है। पर अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो आपकी पर्सनल असेट बिकवाई जाएंगी, आपकी घर की जो असेट है वो भी बिकवाई जा सकती हैं। अगर बिजनेस के असेट बेचने के बाद पैसा कम पड़ता है, क्रेडिटर का पूरा पेमेंट नहीं हो पाता, तो आपकी पर्सनल असेट भी बिकवाई जा सकती है। तो उस केस में लायबिलिटी क्या होगी? अनलिमिटेड। एक सोल प्रोप्राइटर की जो अकेला बिजनेस करता है, जो कहीं रजिस्टर्ड नहीं है, और एक पार्टनरशिप फर्म की लायबिलिटी हमेशा अनलिमिटेड होती है। एक नया कॉन्सेप्ट आया था 2008 में कि LLP, अब लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी आप कर सकते हैं। अगर आप LLP के प्रोविजन अप्लाई करते हुए कोई पार्टनरशिप फर्म बनाते हैं तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। लिमिटेड का मतलब है कि अगर बाई चांस आपकी बिजनेस के असेट बेच के आपके क्रेडिटर्स या लेंडर्स का पेमेंट ना हो सके तो आपकी पर्सनल असेट नहीं बिकवाई जा सकती, पर अगर अनलिमिटेड लायबिलिटी है तो पर्सनल असेट बिकवाई जा सकती हैं। तो एक पार्टनरशिप फर्म को भी टैक्स देना होता है क्योंकि वो भी इनकम कमाती है, तो वो भी पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड होती है। हम पर्सन की डेफिनेशन के ऊपर पढ़ रहे हैं क्योंकि जो पर्सन की डेफिनेशन में इंक्लूड है इन्हीं लोगों को पैन नंबर लेना होगा इंडिया में, अगर इनकी इनकम एक लिमिट से क्रॉस करती है। तो पहला इंडिविजुअल हो गया, दूसरा हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, तीसरा कंपनी और चौथा है फर्म। The term firm, partner and partnership have the same meaning as assigned to term in the Indian Partnership Act 1932। यानी इनकम टैक्स वालों ने वही मीनिंग अडॉप्ट किया है जो 1932 में पार्टनरशिप एक्ट में दे रखा है, जो आप 11 से पढ़ रहे हैं। इन एडिशन इसके अलावा द डेफिनेशन ऑल्सो इंक्लूड द टर्म लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप भी इसमें इंक्लूड है, LLP एंड अ पार्टनर ऑफ लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एज दे हैव बीन डिफाइंड, जो डिफाइन किया गया है इन द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट है 2008 का। इन एन LLP मतलब लिमिट, शॉर्ट में लिखा है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, सिंस लायबिलिटी ऑफ पार्टनर इज लिमिटेड, बता दिया लिमिटेड है अब आपकी लायबिलिटी, यानी आपकी पर्सनल असेट नहीं बिकवाई जा सकती हैं घर की, केवल बिजनेस असेट बिकवाई जा सकती हैं। टू देयर एग्रीड कॉन्ट्रीब्यूशन तक, एक लिमिट तक पैसा लगाते हैं पार्टनरशिप में। इट कंटेन मतलब इंक्लूड्स एलिमेंट ऑफ बोथ अ कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर, एक तो कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर भी हो गया, कंपनी की तरह आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो गई, तो एक कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिल गया और एज वेल एज पार्टनरशिप फर्म का स्ट्रक्चर मिल गया। यानी जो LLP है वो कॉम्बिनेशन है पार्टनरशिप फर्म का और कंपनी का, क्योंकि आपको कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर मिल गया। जैसे कंपनी की लायबिलिटी लिमिटेड होती है, शेयर होल्डर की पर्सनल असेट नहीं बिकवा सकते, सेम वही अगर आपने LLP ओपन की है, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजन फॉलो करते हुए पार्टनरशिप फर्म खोलिए तो आपकी लायबिलिटी लिमिटेड हो जाएगी। जबकि पार्टनरशिप एक्ट में अगर आपने LLP के प्रोविजन अप्लाई नहीं करे, नॉर्मल पार्टनरशिप खोलिए तो आपकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होगी। यानी आप अगर बिजनेस के एसेट बेचकर भी क्रेडिटर्स का, लेंडर्स का पेमेंट नहीं हो पाता है तो आपकी पर्सनल एसेट बिकवाई जा सकती हैं।
हाउएवर फॉर इनकम टैक्स पर्पज, ये तो पढ़ चुके, माइनर को एडमिट किया जा सकता है, बेनिफिट ऑफ एन एग्जिस्टिंग पार्टनरशिप वुड ऑल्सो बी ट्रीटेड पार्टनर। आप पढ़ चुके हैं पार्टनरशिप है 11th क्लास से ही अपने बिजनेस बीएसटी की बुक में, कि एक पार्टनर को एक माइनर पार्टनर हो सकता है, पर वो केवल प्रॉफिट में ही पार्टनर होगा, लॉसेस में नहीं। माइनर मतलब जिसकी एज 18 ईयर से कम है वो आपकी पार्टनरशिप में पार्टनर तो बन सकता है माइनर, पर अगर कोई लॉस होगा तो लॉस बियर नहीं करेगा। हाँ, बेनिफिट के लिए आप उसे पार्टनर बना सकते हैं। फर्म में दोनों आ गई, तो पार्टनरशिप एक्ट में जो रजिस्टर्ड डिफाइन है और जो पार्टनरशिप एक्ट 2008 में लिमिटेड लायबिलिटी है वो भी फर्म होगी। पार्टनरशिप की डेफिनेशन दे रखी है जो आप सब समझते हैं। आप पार्टनरशिप इज अ रिलेशन, एक साझेदारी, एक रिलेशन है बिटवीन पर्सन, लोगों के बीच, हु हैव एग्रीड, जो इस बात पर सहमत होते हैं, टू शेयर कि वो बांटेंगे द प्रॉफिट ऑफ बिजनेस का प्रॉफिट, कैरिड ऑन बाय ऑल, या तो वो सब कर रहे हैं बिजनेस साथ में मिलकर, और एनी ऑफ देम, या उनके भी आप पे कोई एक बंदा बिजनेस संभाल रहा है, यानी तो सारे लोग मिलकर भी काम कर सकते हैं, उनके भी आप पे कुछ या कोई एक बंदा बिजनेस कर सकता है। एक्टिंग फॉर ऑल, वो सभी के लिए काम कर रहा है। द पर्सन हु हैव एंटर्ड इनटू पार्टनरशिप विद वन अनदर, ये जो लोग एंटर होते हैं साझेदारी करने के लिए एक दूसरे के साथ, आर कॉल्ड इंडिविजुअली, उन्हें पार्टनर बोलते हैं, पढ़ाया था, और कलेक्टिवली फर्म बोलते हैं। यानी इंडिविजुअली वो पार्टनर बोले जाएंगे और कलेक्टिवली फर्म बोले जाएंगे। तो एक पार्टनरशिप फर्म में मेंबर को क्या बोलते हैं? पार्टनर। एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली मेंबर को क्या बोलते हैं? को पार्टनर। ठीक है, को पार्टनर कल पढ़ा था अपने लास्ट क्लास में। एचयूएफ में मेंबर्स को को पार्टनर बोला जाता है, और पार्टनरशिप में मेंबर को क्या, सॉरी, फर्म में मेंबर को पार्टनर बोला जाता है, कंपनी में मेंबर को शेयर होल्डर बोला जाता है। तो 4 पॉइंट अपने कवर्ड हो गए पर्सन की डेफिनेशन में। पर्सन की डेफिनेशन में एक तो इंडिविजुअल आएगा, एक हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली आएगी, एक कंपनी आएगी, फर्म आएगी। नेक्स्ट पॉइंट है एसोसिएशन पर्सन। पहले से समझ लेते हैं फिर पढ़ेंगे। एक होता है एओपी, एसोसिएशन पर्सन बोलते हैं शॉर्ट में, वर्सेस एक होता है बीओआई,